करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उनका करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी का हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी बेसिसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है, डोनर अवेलेबिलिटी किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है। जिनमें डोनर अवेलेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर हमें ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं। यहाँ पर इन कंपाउंड को मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ। ETNH2 यानी कि ET जो ग्रुप है उसे हम लिख देते हैं CH3 CH2 और NH और H। ये हो गया आपका पहला कंपाउंड। सेकंड जो कंपाउंड है वो है, उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड जो कंपाउंड है उसे मैं यहां एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं। और फोर्थ जो कंपाउंड है उसमें AC ग्रुप आप सभी जानते हैं, CH3CO को कहते हैं। अब देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि बेसिसिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो होता है कि जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अब इन चारों ही कंपाउंड में अगर हम इस कंपाउंड नज़र डालते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, लेकिन उसके पास में है कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप क्या करेगा, ये जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये लोन पेयर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसकी वजह से ये लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पर लोकेलाइज्ड नहीं होंगे, ये डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे। और जब ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड होंगे तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी इस कंपाउंड। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है 4th नंबर का, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब चारों ही ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जो 4th नंबर का कंपाउंड है उसकी बेसिसिटी क्या है, सबसे कम है। तो देखिए, कई बार कंपटीशन एग्जाम में हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, तो यहां पर से ये जो ऑप्शन एलिमिनेट है वो नहीं हो रहे हैं क्योंकि 4th कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे कम है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, इथाइलअमीन है और ये डाइमिथाइलअमीन है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट का। कंसेप्ट कौन सा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, +I और -I। और ये जो अल्काइल ग्रुप हैं, जिसे यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं। तो +I इफेक्ट जो शो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन पर यहाँ पर जो लोन पेयर हैं उसे क्या कर देंगे, इस सेंटर को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 +I वाले ग्रुप हैं, 2 +I वाले ग्रुप हैं मिथाइल। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप है और वो है कौन सा, इथाइल। तो देखिए, यहाँ 2 +I वाले ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, 1 +I वाला ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाइमिथाइल अमीन है उसकी बेसिसिटी इससे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो सेकंड है उसकी बेसिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे वो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 की बेसिसिटी ज़्यादा बताई है। अब देखिए, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी 1 की बेसिसिटी ज़्यादा दिखाई गई है 2 से। तो अब यहाँ पर जो बच गए हैं वो 2 ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो अब हमें इस कंपाउंड की तरफ नज़र डालनी होगी। यहाँ पर क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ ये है डबल बॉन्ड है, ये जब यहाँ शिफ्ट होगा ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, NH- और ये जो है वो हो जाएंगे। तो अब देखिए, जब नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कंपेयर टू जहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि इन तीनों ही कंपाउंड में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ये जो 3rd नंबर का कंपाउंड है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो अब अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3rd की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2nd, उसके बाद 1st और उसके बाद 4th। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। यहां पर आप देख सकते हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से हमें ये देखना है कि लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। देखिए, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको देखना है कि जहां पर जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, वहां वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद आपको सेकंड देखना है, अगर कहीं पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कोवेलेंट बॉन्ड सेम होते हैं तो आपको देखना होता है कि जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो चार्ज स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल होती है। अब कहीं पर आपको ये दोनों जो क्राइटेरिया हैं वो सेम होते हैं अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो फिर आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। जहां पर जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इसके अलावा अगर हम इस रूल का रिवर्स कहें तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अब ये जनरली ये रूल्स जो हैं इससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के सारे क्वेश्चन की स्टेबिलिटी मोर स्टेबल लेस स्टेबल फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहां पर इस क्वेश्चन में एक दूसरा कंसेप्ट लगेगा। आप जब इन चारों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो तो सेम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखेंगे तो वहां पर लाइक चार्जेस आप देखेंगे कि ये जो लाइक चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं वो दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एटम पर हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये फिनोमिना तो आपने सुना होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर दोनों जो एडजेसेंट एटम हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। Which of the following will be more reactive towards electrophilic substitution? यहाँ पर 2 कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, ए है फिनॉल, बी है टोलुइन। इन दोनों में से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो देखिए, एक कंसेप्ट है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा तो अटैक कौन करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर और भी आसान भाषा में कहूं तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो जब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कौन से सेंटर पर अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल उस सेंटर पर अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पर और उस कंपाउंड पर ज़्यादा इजीली अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। अब इसी कंसेप्ट से आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब फिनॉल में अगर हम देखें तो फिनॉल में इस बेंजीन पर देखिए, ये जो बेंजीन है ये तो क्या है, इन दोनों ही कंपाउंड में कांस्टेंट है, लेकिन जो ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है। तो देखिए, OH जो ग्रुप होता है ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट, और साथ में -I इफेक्ट भी दिखाता है। टोलुइन जो होता है वो दिखाता है +H, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं, और +I इफेक्ट। अब देखिए, एक ऑर्डर है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, M, H और I। मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में बढ़ेगी। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या होंगे, यहां शिफ्ट होंगे। दैट मीन्स इस रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है वो कौन है, OH ग्रुप है। जबकि इस रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो +H इफेक्ट और +I इफेक्ट के द्वारा बढ़ेगी। तो देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसी वजह से फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू टोलुइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर फिनॉल का -I इफेक्ट भी तो लग रहा है,
माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि जो ऑर्डर होता है डोमिनेंसी का इन तीनों ही इफेक्ट में, वो मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और इसी वजह से ये जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस एज कंपेयर टू टोलुइन ज़्यादा होगी, और प्लस एम इफेक्ट होने के कारण ये रिंग ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जब इन चारों ही ऑप्शन को हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो फ्लोरीन की पोजीशन में है। यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो है सेकंड कार्बन पर, ये अगर हम नंबरिंग करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बी जो ऑप्शन है उसमें फ्लोरीन है थर्ड कार्बन पर, सी जो ऑप्शन है उसमें फ्लोरीन है फोर्थ कार्बन पर, और डी जो ऑप्शन है उसमें फ्लोरीन है फिफ्थ कार्बन पर। अब देखिए फ्लोरीन जो ग्रुप होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई। फ्लोरीन जो है वो कौन सा इफेक्ट देते हैं, माइनस आई इफेक्ट देते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड कब ज़्यादा एसिडिक होगा, जब वो अपना H+ आसानी से दे सके। ये हम सभी जानते हैं कि दोज कंपाउंड आर मोर एसिडिक विच कैन गिव देयर H+ इजीली। तो आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ जो कि कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। ये अगर आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं, और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इस टर्म को हम समझते हैं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जिस ग्रुप की वजह से शो होता है उसकी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एसिड फंक्शनल ग्रुप से इसकी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो जब फ्लोरीन इस सेकंड कार्बन पर होगा तो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू थर्ड, और थर्ड का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जब फ्लोरीन फोर्थ पोजीशन पर है, और जब फ्लोरीन फोर्थ पोजीशन पर होगा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा जब फ्लोरीन फिफ्थ पोजीशन पर होगा उससे। तो यहाँ पर आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप है उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कुछ सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट है फ्लोरीन का, और ये एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम बी ऑप्शन में देखें तो ये ए की कंपैरिजन में दूर है, अगर हम सी में देखें तो ये ए और बी की कंपैरिजन में दूर हैं, और अगर हम डी ऑप्शन में देखें तो ये सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा दूर है एसिड फंक्शनल ग्रुप से। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद कौन होगा बी, उसके बाद कौन होगा सी, उसके बाद कौन होगा डी। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये बेसिक नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए जैसे ये फ्लोरीन है एसिड फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल पास में। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। अब जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये जो कार्बन होगा ये पुल करेगा, और जब ये पुल करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है O और H के बीच का, इसके इलेक्ट्रॉन को ये पुल कर लेगा और H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इसी वजह से माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एसिड फंक्शनल ग्रुप के जितना नज़दीक होंगे वो उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और वो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इसका अगर रिवर्स हम बात करें कि सपोज किसी एसिड फंक्शनल ग्रुप के पास में कोई ऐसा ग्रुप होता है जो कि प्लस आई इफेक्ट देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर CH3 होता, यहाँ पर फ्लोरीन की जगह अगर CH3 होता तो क्या होता, तो कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि उस केस में जब फ्लोरीन की जगह CH3 प्रेजेंट होता तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा होता, डी।
अब क्यों होता, कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे। तो देखिए CH3 ग्रुप दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट इस एसिड फंक्शनल ग्रुप से जितना दूर होगा उतना वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि CH3 ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट देने वाले। तो प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करने वाला ग्रुप इस एसिड फंक्शनल ग्रुप से जितना ज्यादा दूरी पर होगा उतना ही वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। यहां पर 4 कार्ब कैटायन आप देख रहे हैं, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन में हमें अरेंज करना है। अब देखिए, जब भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये कार्ब कैटायन स्टेबल कब होगा। ये कार्ब कैटायन स्टेबल तब होगा जब ये न्यूट्रल होगा। और ये न्यूट्रल कैसे होगा, जब उस कार्ब कैटायन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होंगे। सेम अगर मैं कहूं कि कोई कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी आपसे पूछ ले, तो आप ये कहोगे कि वो कार्ब एनायन कब न्यूट्रल होगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the stability of carb cation और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases the stability of carb cation। अब ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। देखिए, जब भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरोमेटिक कार्ब कैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद जो स्टेबलाइज कौन सा इफेक्ट करता है, प्लस M मिजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उसके बाद प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां पर इन चारों ही ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप है ये क्या देगा, प्लस M इफेक्ट। उसके बाद CH3, CD3 और CT3। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप इनके इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे, अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप की इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जो ट्रिटियम की इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, देन ड्यूटेरियम और देन हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट की तो ऑर्डर क्या होता है, H, D एंड T। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये CT है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू CD3, और CH3 में जो CH बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए सबसे लीस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इसका जो प्लस H इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CD3 और CT3। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ये वाला। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ये वाला। लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि यहां पर प्लस M इफेक्ट लग रहा है, यहां पर प्लस H से ये स्टेबलाइज होगा, ये भी प्लस H से स्टेबलाइज होगा और ये भी प्लस H से स्टेबलाइज होगा। तो आपको मैंने बता दिया कि जो ऑर्डर है प्लस H इफेक्ट का वो क्या है कि ट्रिटियम जो है उसका सबसे कम होता है प्लस H इफेक्ट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो कौन होगा, D। उसके बाद जो है वो कौन होगा, C। उसके बाद कौन होगा, A। उसके बाद कौन होगा, B। तो B जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू प्लस M इफेक्ट, और इन तीनों ही ऑप्शन में लग रहा है प्लस H इफेक्ट, और प्लस H इफेक्ट का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। इसी वजह से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, D सबसे लीस्ट स्टेबल और B सबसे ज्यादा स्टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।